अब आगे मुखर्जी विला में डाइनिंग टेबल पर अभी मिस्टर और मिसेज मुखर्जी तनुजा के साथ साथ मिस्टर मुखर्जी के दोस्त मिस्टर मेहरा, उनकी वाइफ और ऋषि मेहरा डिनर कर रहे थे और सबके ही चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। हालांकि ये मुस्कुरा तनुजा के चेहरे पर सिर्फ दिखावे के लिए थी। ऋषि भी तनुजा के पास ही बैठा हुआ था और वो तनुजा की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ तनुजा, तुम खुश नहीं लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब हम दोस्त की जगह हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। मिस्टर शैलेश मुखर्जी बोले, हाँ बेटा तुम सही कह रहा है, सालों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है। जो तुम खुश नहीं हो तो। तनुजा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने पापा की तरफ देखा पर उसने कुछ कहा नहीं। ये देखकर मिसेज मुखर्जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं है, हमें पता है कि तुम थोड़ी नर्वस हो, अचानक इस तरह से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, पर बेटा ऋषि अच्छा लड़का है, अगर तुम्हारी उससे शादी होगी तो तुम हमेशा खुश रहोगी। और फिर ऋषि कोई अनजान लड़का थोड़ी ना है, तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो, तो हमेशा खुश रहोगे और ऋषि तो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। हमने देखा है ऋषि बचपन से कितना ख्याल रखता आ रहा है तुम्हारा। कहकर वो ऋषि को देखकर मुस्कुराने लगी। ऋषि मिसेज मुखर्जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू आंटी, जो आपने मुझे इस लायक समझा। कहकर वो तनुजा को देखने लगा और हल्के से बोला, तनुजा अगर तुम्हें कोई बात कहनी हो तो तुम मुझे कॉल कर बता देना, ठीक है? तनुजा ने हाँ में सिर हिला दिया और वो लोग डिनर कर लिविंग रूम में बैठ गए। तनुजा अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोली, अच्छा मॉम, मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। कहकर वो बिना किसी की बात सुने वहां से चली गई। ये देखकर मिसेज मुखर्जी सबकी तरफ देखकर हंसते हुए बोली, हाँ वो तनुजा कॉलेज गई है तो ज्यादा थक गई है इसलिए सोने चली गई। उनकी बात सुनकर मिस्टर और मिसेस मेहरा ने कुछ नहीं कहा, साथ ही साथ ऋषि ने भी कुछ नहीं कहा। वो तो जिस तरफ तनुजा गई थी उस तरफ देखकर अपने मन में ही बोला, मुझे पता है तुम उस लड़के की वजह से परेशान हो रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, एक बार बस मेरी तुमसे शादी हो जाने दो, फिर बताता हूँ उस इंसान को। लेकिन कुछ याद आते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। देखना मिस्टर देवांश अवस्थी, तनुजा बहुत जल्दी ही मेरी वाइफ होने वाली है। कहकर वो मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद मिस्टर और मिस्टर मुखर्जी ने उन सारे लोगों को विदा कर दिया और वो लोग भी अपने रूम में चले गए। दरअसल आज ऋषि अपनी मॉम डैड के साथ अपनी और तनुजा की शादी की बात करने आया था और उन्हें तो हमेशा से ऋषि बहुत ही ज्यादा ही पसंद था, क्योंकि वो बचपन से तनुजा का दोस्त था और तनुजा की बहुत ही केयर करता रहा था, इसलिए उन्होंने भी इस रिश्ते को हाँ कर दिया बिना तनुजा के कुछ पूछे, क्योंकि उन्हें लगता था कि तनुजा ऋषि को पसंद करती है, जबकि सच्चाई तो ये है कि तनुजा की शादी हो चुकी है। लेकिन ये बात अलग है कि किसी को ये बात पता नहीं है शिवाय अभिमन्यु, अविका, तेज और मानसी के, और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि तनुजा को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। फिर उसकी मॉम ने भी उसे शांत रहने का इशारा कर दिया। ये देखकर तनुजा ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप वहां बैठी रही। वो कहती भी क्या, किसी ने उसे कुछ पूछा ही नहीं। वही मिसेज मेहरा ने उसका तिलक कर दिया और उसकी गोद में कुछ फल और अपने साथ लाए हुए शगुन को रख दिया और रिश्ता पक्का कर वो लोग डिनर कर वहां से चले गए। वहीं ये बात तनुजा को खाई जा रही थी कि वो अब ये सब बाकी सबको कैसे बताएं कि उसकी शादी हो चुकी है। देवांश अभी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसने टाइम देखा तो रात के 11:30 बज चुके थे, पर उसे फिर अभी भूख नहीं थी, इसलिए वो अभी अपना काम ही कर रहा था। अचानक उसके फोन पर किसी का कॉल आया। उसने जब नंबर देखा तो कोई अननोन नंबर था। हालांकि कोई मामूली इंसान उसके फोन पर कॉल नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा है तो जरूर सामने वाला उसे अच्छी तरीके से जानता होगा। देवांश ने जब कॉल उठाया तो उधर से ऋषि बिना देवांश की बात सुने हुए बोला, मिस्टर देवांश अवस्थी, चलो मैं आज आपको एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। देवांश की आंखें कठोर हो गई और वो पहचान गया कि कॉल पर अभी ऋषि मेहरा है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो बताए मिस्टर ऋषि मेहरा, ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है जो आपके मुंह से मुझे सुननी पड़ रही है, और ये मेरा बैड लक है? ऋषि अपने दांत पीसते हुए बोला। तुम फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, खैर छोड़ो, तुम्हें पता है आज मेरी और तनुजा की शादी पक्की हो गई है। उसकी बात सुनकर देवांश की मुठियां भींच गईं। देवांश कुछ कहने को हुआ तो ऋषि हंसते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें ये झूठ बोलने का कि तुम्हारा और तनुजा का कोई नाजायज रिश्ता है, पर तुम्हें मैं बता दूं, अब तनुजा मेरी वाइफ बनने वाली है। कुछ दिनों के बाद मेरी और तनुजा की एंगेजमेंट है और देख लेना तनुजा सिर्फ मेरी ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। उस पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी का भी नहीं। समझे तुम? मुझसे मेरी चीज कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। ऋषि की बात सुनकर देवांश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज सुनकर ऋषि दांत पीसते हुए बोला, क्या पागल हो गए तुम? ऋषि की बात सुनकर देवांश हंसते हुए बोला, ओ तो तुम्हारी और तनुजा की एंगेजमेंट होने वाली है, राइट? ऋषि ने हाँ में जवाब दिया। देवांश बोला, ओके कांग्रेचुलेशन, मुझे जरूर बुलाना, मैं जरूर आना चाहूंगा तुम्हारी और तनुजा की एंगेजमेंट में। ऋषि हंसते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, मुफ्त का खाना खाना आ जाना, वैसे भी हम इतना तो दान कर ही सकते हैं। कहकर उसने कॉल काट दिया।
वही देवांश की आंखें आग बोल रही थी। उसने गुस्से में अपनी केबिन में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। उसने जब तनुजा को कॉल मिलाना चाहा तो तनुजा का भी कॉल स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने तनुजा को कम से कम नहीं 10 से 12 बार कॉल कर दिया था, पर तनुजा थी कि उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था, जिसकी वजह से देवांश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। केबिन में इतनी तोड़फोड़ की आवाज खाली ऑफिस में गूंज रही थी। देवांश का मैनेजर, जिसका केबिन देवांश के बराबर में ही था, जब उसने अपने बॉस की केबिन से इतनी तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो वो घबराते हुए जल्दी से देवांश के केबिन में आ गया और वहां का नजारा देखकर एक पल को सहम गया। वो डरते हुए बोला, क्या हुआ बॉस, या आप क्या कर रहे हो? देवांश मैनेजर की तरफ देखकर बोला, पता लगाओ तनुजा क्या कर रही है अभी के अभी। मैनेजर ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और तुरंत वहां से चला गया, क्योंकि वो देवांश के गुस्से से अच्छी तरीके से वाकिफ था। कुछ देर बाद वो वापस आया और देवांश की तरफ देखकर बोला, बॉस मैम का तो फोन स्विच ऑफ जा रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात अभी मैम से करवा रहा हूँ। देवांश अपने मैनेजर को घूरते हुए बोला, तो बकवास क्यों कर रहे हो, बात करवाओ मेरी अभी के अभी। उसके हाथ से खून निकल रहा था कि देवांश के हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन देवांश बिना किसी इमोशनल के अभी सोफे पर बैठा हुआ था। मैनेजर ने जल्दी से फोन देवांश के हाथ में दिया। तनुजा, जो कि अभी अपने रूम में थी और उसने ये नोटिस नहीं किया कि उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है, उसे जब देखा कि उसके रूम में कोई लॉक कर रहा है तो वो दरवाज़ा खोलने चली गई। सामने उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी हुई थी। वो मेड तनुजा की तरफ देखकर बोली, तनुजा कोई तुमसे बात करना चाह रहा है, हालांकि मुझे पता नहीं है ये कौन है, लेकिन वो बस ये कह रहा है कि उसे तुमसे बात करनी है। तनुजा अपने सामने खड़ी अपने ही हम उम्र की लड़की की तरफ देखकर बोली, लेकिन वैशाली तुम्हें कॉल कोई क्यों करेगा, और फिर अगर मुझसे किसी को बात करनी थी तो मेरे फ़ोन पर कॉल करता। वैशाली रूम के अंदर आ गई और उसने पूरे रंग रूम में अपनी नज़र दौड़ाई। अचानक उसकी नज़र बेड के कोने पर पड़ी जहां पर तनुजा का फ़ोन पड़ा हुआ था। उसने तनुजा का फ़ोन उठाया तो ऑन करने की कोशिश की, पर फ़ोन स्विच ऑफ था। ये देखकर वैशाली तनुजा की तरफ देखकर बोली, क्या यार तनुजा बहन, ज़रा देख तो सही, तेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, तो अगर कोई बात करना चाहेगा तो बता, कैसे करेगा? वो तो अच्छा है कि मैं तेरी फ्रेंड हूँ, इसलिए कई लोगों के पास मेरा भी नंबर है, वरना पता नहीं लोग तुझसे बात करने के लिए तेरे घर पर आते और उन सबको तुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने पकड़ती। वैशाली ने अपने फ़ोन को जल्दी से तनुजा को दिया और वहां से जाते हुए बोली, बात करने के बाद मेरा फ़ोन वापस दे देना, और हाँ अपना फ़ोन ध्यान से चार्ज पर लगा दो, वरना पता चले फिर तुम फिर भूल जाओ, फिर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ रह जाएगा। कहकर वैशाली वहां से चली गई। वैशाली मुखर्जी विला की नौकरानी की बेटी थी, जिसकी वजह से वो बचपन से ही मुखर्जी विला में रही थी और इसीलिए तनुजा और वैशाली की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, जिसे मुखर्जी विला में वैशाली को हर कोई जानता था। कोई भी पार्टी में अगर तनुजा जाती थी तो वो हमेशा वैशाली को अपने साथ लेकर जाती थी, जिसकी वजह से अविका और बाकी सारे लोग वैशाली को जानते थे, जो कि तनुजा के फ्रेंड थे। तनुजा ने फ़ोन अपने कान पर लगाया और वो बोली, हेलो कौन? देवांश ने मैनेजर के हाथ से फ़ोन ले लिया और उसे वहां से जाने का इशारा किया। मैनेजर वहां से तुरंत चला गया। उसके जाने के बाद देवांश बोला, तो बताए मिसेस तनुजा अवस्थी, क्या मुझे आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए, क्योंकि अभी आपके कभी ना हो सके हस्बैंड का कॉल आया था और वो मुझे बता रहा था कि तुम्हारी उसके साथ शादी तय हो चुकी है और कुछ हफ्तों के बाद तुम और उस ऋषि मेहरा की एंगेजमेंट है, और मुझसे बात ना करने का बहाना भी काफ़ी अच्छा है कि तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है ना? तनुजा देवांश की बात सुनकर एक पल के लिए सहम सी गई, क्योंकि उसने पहली बार देवांश को इतने गुस्से में बात करते हुए देखा था। उसने टाइम देखा तो अभी 11:30 बज चुके थे। वो देवांश की बात सुनकर बोली, तुम अभी कहाँ हो? देवांश हंसते हुए बोला, क्यों, मेरे ऑफिस आने का इरादा है क्या? उसकी बात सुनकर तनुजा ने कॉल काट दिया और ये देखकर देवांश का खून खौल उठा। उसने अपना हाथ फिर से कॉफ़ी टेबल पर दे मारा, जिससे वो कांच की कॉफ़ी टेबल टूटकर चकनाचूर हो गई। वही तनुजा जल्दी से नीचे आए और वो वैशाली की तरफ आ गई, क्योंकि वैशाली नीचे ही इधर उधर टहल कर उसी का इंतजार कर रही थी। वैशाली, कुछ भी हो जाए लेकिन मॉम को संभाल लेना और उनसे बोलना कि मैं मानसी से मिलने गई हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सर की आज रात जरूरी मीटिंग है, जिसकी वजह से तेज बंगले में नहीं आ पाएंगे, और वैसे भी नायरा अभी अपनी नानी के घर गई है, तो तुम बोल देना कि मैं अभी मानसी के पास ही रखूंगी आज रात। कहकर वो वहां से विला के बाहर चली गई। वैशाली उसके पीछे जाते हुए बोली, अरे लेकिन मेरा फ़ोन तो दे जा। मानसी जाते हुए बोली, नहीं, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा हुआ है और मुझे तेरे फ़ोन की ज़रूरत है, इसलिए तेरा फ़ोन अब तुझे कल मिलेगा। कहकर वो विला के बाहर आ गई। वो वहां से पार्किंग एरिया में गई और खुद कार चलाकर वहां से अवस्थी इंडस्ट्री के लिए निकल गई।
उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका था और उसे कार चलानी भी आती थी, जिसकी वजह से उसे कोई भी डर नहीं था। हालांकि अब तक रात के 12:00 बज चुके थे, पर फिर भी वो गाड़ी सड़कों पर दौड़ जा रही थी। रात की वजह से सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी, इसलिए तनुजा लगभग 20 से 30 मिनट के बाद अवस्थी इंडस्ट्री आकर रुकी। गार्ड्स ने जब इतनी रात में किसी कार को देखा तो उन्होंने तुरंत गेट को लॉक कर दिया। तनुजा ने जस्ट गेट के पास जाकर कार रोकी और अपना सिर बाहर निकाल कर बोली, दरवाजा खोलो। जब उन बॉडीगार्ड्स ने तनुजा को देखा तो उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया और तनुजा कंपनी के अंदर कार लेकर चली गई। उसने अपनी कार को पार्किंग में पार्क किया और वहां से डायरेक्ट देवांश के केबिन की तरफ जाने लगी। जब वो केबिन से 10 कदम की दूरी पर थी तब उसने केबिन से लगातार कांच की टूटने की आवाज सुनाई देने लगी और ये देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। वो जल्दी से भागकर देवांश के केबिन के सामने आकर रुकी और उसे तुरंत केबिन का डोर खोल दिया। देवांश, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था, वो बिना दरवाजे की तरफ देखकर बोला, मैंने बोला ना चले जाओ यहाँ से, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो, और अगर तुम वापस नहीं गए तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। देवांश को लगा कि अभी उसके केबिन में उसका मैनेजर आया है। तनुजा ने देवांश की बात सुनकर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जब उसने केबिन का नजारा देखा तो वो हक्का बक्का रह गई। लेकिन जब उसकी नज़र देवांश के हाथों से निकलते खून पर गई और केबिन के जमीन पर पड़े खून पर गई तो वो जल्दी से दौड़कर देवांश के पास आकर बैठ गई। वही देवांश ने जब महसूस किया कि कोई उसके पास आकर बैठा है तो उसने अपनी लाल आंखों से सामने अपनी नज़र को उठाकर देखा, लेकिन जब उसकी नज़र तनुजा पर पड़ी तब उसका गुस्सा जैसे एक पल में दूर हो गया। तनुजा ने जल्दी से देवांश के हाथों से उसकी ड्रिंक का गिलास हटाकर दूसरी तरफ फेंक दिया और खुद उसका हाथ देखकर घबराते हुए बोली, ये क्या किया आपने, दिमाग खराब हो चुका है क्या, इतनी चोट लग गई आपको और आपने अपने हाथ की ड्रेसिंग अभी तक नहीं करवाई। कहकर वो जल्दी से केबिन में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। कुछ देर के बाद उसे फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया तो वो जल्दी से देवांश के पास आ गई और उसके हाथों की ड्रेसिंग करने लगी। वही देवांश अभी बहुत ही गौर से तनुजा को देख रहा था, जिसके चेहरे पर उसके लिए फिक्र साफ साफ दिख रही थी और ये देखकर देवांश के चेहरे पर एक सुकून भरी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तनुजा की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो आंसू देवांश के हाथों पर गिर रहे थे। तनुजा ने जब देवांश के दोनों हाथों की ड्रेसिंग कर दी तब वो देवांश के चेहरों को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ तनुजा, सिर्फ और सिर्फ। देवांश अवस्थी की है, समझे तुम, तो तुम्हें विश्वास करना होगा मेरा, मैं नहीं करने वाली हूँ उस ऋषि मेहरा से शादी। वही देवांश भले ही नशे में था पर वो तनुजा की बातों को आराम से सुन सकता था। उसने जब तनुजा की आंखों में इतनी नमी देखी और उसकी बातें सुनी तो उसने तनुजा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर वहां से अपनी केबिन में बने बेडरूम में लेकर आ गया। उसने तनुजा को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें उसी टाइम ऋषि को रोक देना चाहिए था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुमने उससे कहा क्यों नहीं। तनुजा उसकी आंखों में देखते हो बोली, किसी ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं और अगर मैं कुछ कहने को भी होती तो मुझे कहने का कोई मौका ही नहीं दे रहे थे और वो सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। देवांश अपने होठों को तनुजा के चेहरे के करीब लाते हो बोला, वहाँ सब कुछ इतनी जल्दी हुआ और तुम्हें कुछ कहने का मौका नहीं मिला है ना। तनुजा ने हाँ में सिर हिलाया तो देवांश उसके होठों के जस्ट 1 इंच रुककर उसकी तरफ देखकर बोला, मैं आज तुमसे भी कुछ नहीं पूछूंगा और वो सब इतनी जल्दी करूंगा कि तुम्हें कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। कहकर वो उसे किस करने लगा। वही तनुजा को उसकी बात समझ में ही नहीं आई, लेकिन जब उसे उसकी बात समझ में आई तब वो थोड़ा घबराने लगी। देवांश उसे अभी नाराजगी में किस कर रहा था जिसकी वजह से तनुजा की सिसकियां निकल रही थी। वही देवांश जो कि पहले से ही नशे में था और वो तनुजा को किस कर रहा था, उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर देवांश और भी तेजी से उसे किस करने लगा। वही उसने उसके कुछ देर के बाद उसके होठों को आजाद कर दिया और वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा। तनुजा की पकड़ देवांश के बालों पर कस रही थी, लेकिन देवांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से तनुजा को किस करने में मगन हो चुका था। वो तनुजा को फील कर रहा था, उसके हाथ तनुजा के शरीर पर चल रहे थे। वही तनुजा का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था क्योंकि जिस तरह से देवांश अभी बर्ताव कर रहा था उसे पता चल चुका था कि आगे क्या होने वाला है। ये उसका फर्स्ट टाइम था और उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था जिसकी वजह से उसका शरीर कांप रहा था। देवांश जब महसूस किया कि तनुजा का शरीर कांप रहा है तब वो उसकी तरफ देखकर बोला, डोंट वरी वाइफी, मैं सब कुछ हल्के से करूंगा और जहां तुम्हें पेन होगा मुझे बता देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा, ठीक है। अब आगे। तनुजा ने नम आंखों से देवांश की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया तो देवांश उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अगर इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मैं वो सब कुछ नहीं करूंगा।
कहकर वो उसके ऊपर से हटने लगा। ये देखकर तनुजा ने उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया और उसके दोनों चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और फिर अगर तुम्हें मेरे साथ वो सब करना है तो तुम कर सकते हो। मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत डर लग रहा है इसलिए। देवांश हल्की से मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी वाइफी, मैंने बोला ना, मैं सब कुछ हल्के से करूंगा और जहां तुम्हें दर्द होगा मैं वहीं रुक जाऊंगा। कहकर वो फिर से तनुजा को किस करने लगा। साथ ही साथ उसने तनुजा के कपड़े भी उतारना शुरू कर दिए। तनुजा को अच्छा फील कराने के लिए देवांश ने तनुजा का ध्यान उसके डर से हटाकर किस में लगा दिया था। तनुजा भी देवांश की किस को महसूस कर रही थी। उसके शरीर की रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसके हाथ अभी देवांश की पीठ पर चल रहे थे। देवांश ने तनुजा के सारे कपड़े निकाल दिए और वो एक नज़र तनुजा ऊपर से नीचे तक देखने लगा। ये देखकर तनुजा बेड की चादर खींचकर अपने ऊपर डालने को हुई कि देवांश उसके ऊपर आते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, पूरा अधिकार है मेरा तुम्हें देखने का और तुम ये हक मुझसे नहीं छीन सकती हो। कहकर उसने तनुजा के हाथों से उस चादर को हटाकर दूर कर दिया और खुद के कपड़े उतारने लगा। ये देखकर तनुजा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। वो जिस तरह से अभी देवांश के सामने थी उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, हद से ज्यादा शर्म, क्योंकि अभी उसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं था। देवांश ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और वो तनुजा के ऊपर आते हुए बोला, ध्यान रखना तनुजा, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन जहां तुम्हें दर्द हो तुम मुझे बता देना। कहकर उसने चादर को अपने और तनुजा के ऊपर डाल दिया और वो तनुजा को किस करने लगा। अब उसके हाथ तनुजा की खुली बॉडी पर चल रहे थे जिससे तनुजा की सिसकियां निकल रही थी और वो इधर उधर मचल रही थी। कुछ देर बाद तनुजा की जोर से एक चीख निकल गई और वो अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेटी रही। उसकी बंद आंखों से आंसू निकलने लगे। देवांश तनुजा की तरफ देखकर बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तनुजा उसकी तरफ देखकर दर्द में तड़पते हुए बोली, प्लीज अब उसे बाहर निकालिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी, प्लीज बाहर निकालिए। देवांश ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे हल्की हल्की किस करने लगा और साथ ही साथ उसका दर्द से ध्यान भी हटाने लगा। कुछ देर बाद जब तनुजा को दर्द कम होने लगा तब देवांश अपना प्यार तनुजा पर लुटाने लगा और ऐसे ही उस रूम में तनुजा की सिसकियां निकलने लगी। आज तनुजा पूरी तरीके से देवांश की वाइफ बन चुकी थी। पूरी तरीके से आज तनुजा के ऊपर देवांश का पूरा हक बन चुका था। हालांकि हक तो उसी दिन देवांश का तनुजा पर हो गया था जिस दिन तनुजा मुखर्जी से तनुजा अवस्थी बनी थी, लेकिन आज तनुजा पूरी तरीके से देवांश की पत्नी बन चुकी थी। सुबह हॉस्पिटल में सुबह 7:30 बजे के करीब पीहू को होश आ चुका था। पीहू ने जब अपनी नज़र इधर उधर घुमा कर देखा तो जस्ट उसके पास में ही वैभव चेयर पर बैठकर सो रहा था। उसकी नज़र वैभव पर ही अटक गई। उसे पानी चाहिए था और इसलिए वो जैसे ही उठने को हुई कि बोर्ड में नर्स पीहू का चेकअप करने के लिए आ गई। जब नर्स ने पीहू को होश में देखा तो वो उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? पीहू हल्के से बोली, मैं ठीक हूँ। वही उस नर्स की आवाज़ सुनकर ही वैभव की आंख खुल चुकी थी। वो उठकर सही तरीके से बैठ गया और पीहू को देखने लगा। पीहू भी उसे ही देख रही थी। वैभव उठकर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, कैसी हो तुम, ठीक हो ना? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे शोल्डर में थोड़ा दर्द हो रहा है। पीहू की बात सुनकर वैभव नर्स की तरफ देखकर बोला, नर्स इससे दर्द क्यों हो रहा है? वैभव की बात सुनकर नर्स थोड़ी डर सी गई और वो जल्दी से बोली, सर मैम को अभी होश आया है और उन्हें अभी आराम की ज़रूरत है, हम उन्हें ब्रेकफास्ट करवा कर दवा दे देंगे, फिर उन्हें दर्द नहीं होगा। कहकर वो पीहू का चेकअप करने लगी। वैभव उस नर्स की तरफ देखकर बोला, बाकी डॉक्टर कहाँ गए और तुम पीहू का चेकअप क्यों करने आए हो? क्या तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई तुमसे बड़ा डॉक्टर नहीं है? पूरे हॉस्पिटल सिर्फ तुम ही रह गई हो। नर्स पीहू का चेकअप करते हुए बोली, सर ये नॉर्मल चेकअप है और मुझे चेकअप करना बहुत अच्छे से आता है। मैं इस हॉस्पिटल में 11 सालों से काम कर रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और रही बात हमारी सीनियर डॉक्टर्स की, तो मैं जब मैम को ब्रेकफास्ट करवा दूंगी उसके बाद वो इनका चेकअप करने आएंगे। पीहू वैभव की तरफ देखकर हल्के से बोली, मैं ठीक हूँ, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी। वही पीहू के होश में आने की खबर सुनकर पीहू के मॉम डैड, जो कि अभी बोर्ड के बाहर ही बैठे हुए थे, वो तुरंत बोर्ड के अंदर आ गए। जब पीहू ने अपने मॉम डैड को देखा तो वो थोड़ी सी खुश हो गई। पीहू की मॉम मिसेज झा पीहू के पास आकर बोली, पीहू बेटा तुम ठीक हो ना? कहकर उन्होंने पीहू को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने पीहू के शोल्डर की चोट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा था ताकि पीहू की चोट दुख ना जाए। वहीं पीहू अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और उनकी आंखें भी रोने की वजह से सूख चुकी थी, मॉम आप मेरी टेंशन मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, वैभव ने मुझे बचा लिया था सच्ची में। मिस्टर झा पीहू की तरफ देखकर बोले, अच्छा बेटा मुझे बता सकती हो कि बोलो कौन थे जिन्होंने मेरी बेटी को चोट पहने की कोशिश की?
वही पीहू अपनी डेट की बात सुनकर एक पल को चुप हो गई। वो अपने मन में बोली, अगर मैंने आपको बता दिया कि वो सारे लोग मुझे नहीं बल्कि वैभव को मारने आए थे तो डेड मेरे और वैभव के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो ये सोचेंगे कि अगर मैं वैभव के ही साथ सेव नहीं हूँ तो फिर शादी के बाद वैभव मेरी सेफ्टी कैसे कर पाएगा। नहीं, मुझे कुछ और कहना है। वही वैभव बहुत ध्यान से अभी पीहू के चेहरे को देख रहा था और उसे पता चल चुका था कि पीहू अभी क्या कहेगी, इसलिए वो खुद जैसे ही मिस्टर झा से कुछ कहने को हुआ कि उससे पहले ही पीहू बोली, पापा मुझे पक्का तो नहीं पता कि वो लोग कौन थे, लेकिन वो जिस तरह से हमारा पीछा कर रहे थे और मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे बिजनेस राइवल हैं जो कि मुझे ही चोट पहुंचाने के लिए आए थे। वो तो सही समय पर मुझे वैभव ने बचा लिया, वरना पता नहीं। वो कुछ और कहती कि मिसेज झा जल्दी से बोली, बस पीहू बेटा आगे कुछ मत बोलो, हम वैसे भी बहुत डर चुके हैं, तुम्हें पता है ना तुम हमारी लाडली बेटी हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, वैसे भी तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आने वाला है। पीहू थोड़ा चौंकते हुए बोली, क्या भाई आ रहे हैं सच्ची में? मिस्टर झा ने हाँ में सिर हिला दिया तो पीहू के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वही कुछ देर बाद डॉक्टर भी पीहू का चेकअप करने के लिए उस बोर्ड में आ चुके थे, इसलिए सारे लोग बोर्ड से बाहर आ गए। डॉक्टर ने पीहू का चेकअप किया और नर्स पीहू के लिए हल्का सा ब्रेकफास्ट ले आई जो कि डॉक्टर ने उसकी डाइट चार्ट पर लिख कर दिया था, जो पीहू को खाना था और उसे ही पीहू को फॉलो करना था। उस डाइट चार्ट पर लिखे हुए खाने को ही पीहू खा सकती थी, अदरवाइज वो कोई भी खाना नहीं खा सकती थी जो कि उसकी बॉडी के लिए हानिकारक हो। नर्स ने पीहू को ब्रेकफास्ट करवाया और उसे दवाई दे दी, साथ ही साथ उसने एक इंजेक्शन भी दे दिया जिससे पीहू को दर्द कम हो। डॉक्टर और नर्स दोनों कुछ बातें करने के बाद बाहर आ गए। पीहू की माँ जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हुए बोली, पीहू कैसी है डॉक्टर, वो ठीक तो है ना, अब कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर? डॉक्टर मिसेज झा की तरफ देखकर बोले, देखिए मिस्टर एंड मिसेज झा, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, बस उसे अब आराम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। हालांकि हमने उसे ब्लड तो दे दिया है पर फिर भी अभी उसके शरीर में कुछ दिनों के लिए कमज़ोरी रहेगी, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि वो कुछ दिनों तक बेड रेस्ट काफ़ी अच्छे से करे और इन दौरान ध्यान रहे कि उसकी शोल्डर पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, थोड़ा सा भी दबाव पड़ने पर उसकी शोल्डर के टाँके खुल सकते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुली कहकर डॉक्टर और नर्स वहाँ से चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल के बाहर कई सारी ब्लैक कलर की गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों के बीच में ही एक लैम्बोर्गिनी थी। बॉडीगार्ड ने जल्दी से उस गाड़ी का दरवाजा खोला तो एक इंसान सूट बूट पहनकर बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं रह दिख रहे थे, उसने अपनी आंखों पर गूगल लगाए हुए थे, इसके बावजूद भी वो अभी एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम नौजवान लग रहा था। देखने में उसकी एज यही कोई 26 से 27 साल की होगी। उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड थे और वह वहां से अपनी कोट का बटन लगाते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वहीं उसके बॉडीगार्ड भी हॉस्पिटल के बाहर ही रुक गए और कुछ बॉडीगार्ड और उसका पर्सनल मैनेजर उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उस देर बाद वो वहीं आकर रुका जहां पर मिसेज और मिस्टर झा के साथ साथ वैभव बैठे हुआ था। मिसेज झा ने जब सामने देखा तो वो खड़े होते हो बोली, अरे प्रियांशु आ गए तुम। प्रियांशु मिस्टर और मिसेज झा की तरफ देखकर बोला, हाँ मॉम डैड, पीहू कैसी है? मिस्टर झा हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, उसे होश आ चुका है, वो ठीक है, फिलहाल तो अभी डॉक्टर ने उसे कुछ दवा दी है और आराम करने के लिए कहा है, तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो, वैसे भी अब पीहू की जान जो वापस आ गई है तो वो तुम्हें देखकर जल्दी ठीक हो जाएगी। वैभव को मिस्टर झा की बात सुनकर गुस्सा तो आ रहा था क्योंकि उन्होंने प्रियांशु पीहू की जान जो बताया था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और वो आगे आकर बोला, हेलो भाई, कैसे हो आप? प्रियांशु वैभव की तरफ देखकर बोला, तो तुम वैभव हो ना, अभिमन्यु के छोटे भाई, तुम तो काफी बड़े हो चुके हो, कैसे हो? वैभव हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। प्रियांशु बोला, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, फिलहाल मैं अभी पीहू से मिलकर आता हूँ, कहकर वो पीहू के बोर्ड में चला गया। प्रियांशु अवस्थी इंडस्ट्री का सीईओ जो कि इंडिया में नहीं रहता था। प्रियांशु बाहर की कंपनियों में को अपने अंडर में रखकर काम करता था और इसीलिए वो बाहर की जितनी भी अवस्थी इंडस्ट्री की कंपनियां थी उन सब को मैनेज करता था। प्रियांशु पीहू का बड़ा भाई था और साथ ही साथ अभिमन्यु का बेस्ट फ्रेंड भी, जिसकी वजह से ही वैभव और पीहू मिले थे क्योंकि प्रियांशु और अभिमन्यु की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इनफैक्ट प्रियांशु तेज और देवांश को भी जानता था क्योंकि इन सब लोगों के साथ उसने अपने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कंप्लीट की थी। लेकिन चारों अपनी अपनी कंपनियों संभालने के लिए अलग अलग हो गए, पर फिर भी चारों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। प्रियांशु ने जब बोर्ड का दरवाजा खोला तब पीहू ने अपनी नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और जब पीहू ने अपने भाई को देखा तो वो हल्के से उठकर मुस्कुराते हुए बोली, भाई आप? प्रियांशु उसकी तरफ आते हुए बोला, अच्छा ठीक है, वहीं लेटे रहो, आराम करो, तुम्हारे चोट में दर्द होगा।
भाई कहकर पीहू जल्दी से देवांश के गले लग गई। वही देवांश पीहू के पास में ही बैठा था और उसने इस तरह से पीहू को गले लगाया था ताकि पीहू को दर्द न हो। प्रियांशु पीहू की तरफ देखकर बोला, बच्चा तुम ठीक हो ना? ज्यादा पेन हो रहा है क्या? देखना जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया है ना भाई, उन्हें अच्छा सबक सिखाएगा, कहकर उसकी आंखों में खून उतर आया। ये देखकर पीहू अपने मन में बोली, ओ नो, अगर भाई ने छानबीन करवाई तो भाई को पक्का पता चल जाएगा कि वो लोग मुझे नहीं बल्कि वैभव को मारने आए थे। नहीं नहीं पीहू, कुछ सोच पीहू। क्या हुआ पीहू, तुम क्या सोच रही हो? प्रियांशु पीहू के बालों पर हाथ फिराते हुए बोला। तो पीहू हल्के से बोली, कुछ नहीं भाई, वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, वैभव ने उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया है। उसने मुझे सुबह ही बता दिया था, इसलिए आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी चिंता कीजिए ना भाई। वैसे भी आप इतने दिनों के बाद मुझसे मिल रहे हो, सोचो अगर मेरे चोट नहीं लगी होती तो आप मुझसे मिलने भी नहीं आते। थैंक गॉड कि मेरे चोट लग गई है। अब मैं ऐसी छोटी मोटी चोटें हर महीने खा लिया करूंगी ताकि आप मुझसे मिलने आ जाओ। प्रियांशु उसके सिर पर हल्के से मारते हुए बोला, ये कैसी बेवकूफ़ भरी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है पीहू, तभी तो मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाता हूँ। और फिर अभी तुम्हें चोट लगी है, जब ये खबर मेरे पास आई, जानती हो तुमने मेरी जान निकाल ली थी। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, समझ में आया तो अपना ख्याल रखा करो, कहकर उसने उसके माथे पर हल्की सी किस की। पीहू बोली, भाई मैं ठीक हूँ। प्रियांशु पीहू के शोल्डर को देखकर बोला, हाँ हाँ दिख रहा है, तुम कितनी ठीक हो। अच्छा ठीक है, अब आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। प्रियांशु ने पीहू को अच्छे से लिटा दिया और उसके ऊपर चादर को डाल दिया। पीहू अपने मन में बोली, थैंक गॉड कि मैंने भाई से झूठ बोल दिया कि वैभव ने मुझे सुबह बताया कि उसने उन सारे लोगों को उसने अच्छा सबक सिखा दिया है। बस वैभव भाई को कुछ ना बता दे जिससे मेरा झूठ पकड़ा जाए। गॉड संभाल लेना सब कुछ। कुछ देर बाद वैसे भी पीहू को दवा का असर हो गया था, इसलिए ही कुछ देर बाद उसको नींद आ गई और वो सो गई। उसके सो जाने के बाद प्रियांशु, जिसके चेहरे पर अभी कुछ देर पहले खुशी थी, उसके चेहरे पर अब गुस्सा देखने लगा और वो तुरंत बोर्ड के बाहर आ गया। वो मिस्टर और मिसेज झा की तरफ देखकर बोला, मॉम डैड आप भी सब घर जाए, मैं यहाँ हूँ, मैं पीहू का ख्याल रख लूंगा। वैसे भी आप लोग कल से हॉस्पिटल में हैं तो जाए कुछ देर घर पर आराम कर लीजिए। मिसेज झा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब उन्हें पता था कि प्रियांशु पीयू का ख्याल बहुत अच्छे से रख लेगा, इसलिए वो बेझिझक होकर घर चली गई। उनके जाने के बाद प्रियांशु वैभव की तरफ देखकर बोला, वैभव मुझे सच्चाई बताओ, पीहू मुझसे झूठ बोल रही थी, मैंने बचपन से उसे पाला है, मुझे पता है कि वो झूठ नहीं बोल पाती है और आज उसने मुझसे झूठ बोला है, मैं पहचान गया। बस मुझे ये जानना है कि उसने तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है वो लोग पीहू को नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए आए थे, है ना? वैभव प्रियांशु की तरफ देखकर बोला, बिकॉज पीहू लाइक्स मी एंड आई लाइक हर टू, एंड भाई वो लोग मुझे मारने आए थे, दरअसल उनका टारगेट में था पीहू नहीं, बट पीहू मेरे साथ बाइक पर थी जिसकी वजह से उसके शोल्डर पर गोली लग गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है, आई एम सॉरी भाई, मैं पीहू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। प्रियांशु उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ओ कि मुझे उन सब लोगों से मिलना है जिन्होंने पीहू के साथ ये सब किया है। वैभव की आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई और वो प्रियांशु की तरफ देखकर बोला, डोंट वरी भाई, आप उनसे नहीं मिल सकते। क्या मतलब है कि मैं उनसे नहीं मिल सकता? कहकर प्रियांशु ने वैभव की आंखों में देखा तो वो सब कुछ समझ गया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, ओ तो मतलब तुमने उनका खेल पहले से ही खत्म कर दिया है, गुड बाय, काफी आगे तक जाओगे। मुंबई में अविका और अभिमन्यु दोनों अभी एरोप्लेन में थे। कुछ देर पहले ही वो लोग मुंबई से वापस दिल्ली के लिए निकल गए थे। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, आपका सारा काम तो हो गया है ना? अभिमन्यु अविका के सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, हाँ मैंने यहाँ की सारी मीटिंग को कंप्लीट कर दिया है, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी काफ़ी दिनों से पढ़ाई पीछे छूट रही है और मॉम डैड बाकी सारे लोग भी काशी से वापस आ चुके हैं। अविका ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वो प्लेन के बाहर बादलों को देखने लगी। ठाकुर इंडस्ट्री में आदित्य अभी अपना काम कर रहा था कि उसका बॉडीगार्ड उसके केबिन में आया और वो आदित्य की तरफ देखकर बोला, सर हमें पता चल गया है कि उस दिन आपकी मॉम को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ओबरॉय है, वही है जिसने आपकी मॉम पर अटैक किया था और उसने ही मैम को मारा है। दरअसल आपकी मॉम ने अविका मैडम का किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से वो उन्हें छुड़वाने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि अविका मैडम अभिमन्यु ओबरॉय की वाइफ है और इसी वजह से अभिमन्यु आपकी मॉम का मर्डर कर दिया। डेड बॉडी से हमें पता चला है कि सबसे पहले अभिमन्यु ओबरॉय ने आपकी मॉम की जीभ को काटा। वो और कुछ कह पाता कि आदित्य अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखकर टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, बस बहुत हुआ, जितना मुझे जानना था मैंने जान लिया, अब उस अभिमन्यु ओबरॉय से मैं निपट लूंगा, पता करो वो कहाँ है।
बॉडीगार्ड जल्दी से सिर झुकाते हुए बोला, बॉस हमें पता चल गया है कि वो अभी मुंबई से दिल्ली जा रहा है, साथ में साथ उसकी वाइफ भी दिल्ली जा रही है, मतलब अविका मैडम। आदित्य उसे देखकर गुस्से में बोला, वो मेरी माशूका है, समझ में आया तो उसे अभिमन्यु की वाइफ मत बोलो, कुछ दिनों के बाद वो मेरी ही बाहों में होगी और मेरे ही बेड पर होगी, तो अपनी जबान को लगाम दो वरना मैं तुम्हारी जबान कटवाने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। और हाँ, दिल्ली चलने की तैयारियां करो। पीछे से अनुष्का आते हुए बोली, मैं भी चलूंगी। आदित्य अनुष्का की तरफ देखकर बोला, लेकिन मासी। अनुष्का उसकी तरफ देखकर बोली, आदित्य तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस अभिमन्यु ओबरॉय से जीत जाओगे? भले ही तुम्हारे पास पावर हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो अभिमन्यु के पास तुमसे 10 गुना ज्यादा पावर है। समझ में आया? लीगल इलीगल सारी पावर उसके पास है, तो इसलिए वी केयरफुली। और हाँ, तुम्हें अगर जीतना है तो तुम्हें उसकी सोच से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, तभी तो तुम उससे जीत सकोगे, वरना ध्यान रखना जैसे संतोष दीदी का मर्डर हुआ है वैसे ही वो तुम्हें मारने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा, क्योंकि फर्क बस इतना है कि दीदी ने अविका को किडनैप किया था और तुम उसे अभिमन्यु से लेने जा रहे हो। मुखर्जी विला में अभी डाइनिंग टेबल की मिस्टर एंड मिसेज मुखर्जी बैठे हुए थे। मिस्टर शैलेश मुखर्जी वैशाली की तरफ देखकर बोले, जो कि वहीं पास में ही खड़ी हुई थी, वैशाली तनुजा कहाँ है? क्या वो अभी तक सोकर नहीं उठी है? वैशाली बोली, नहीं बड़े सर, एक्चुअली तनुजा रात ही अपनी दोस्त मानसी के घर चली गई थी। उसने मुझे बताया था कि मानसी के हस्बैंड घर पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से मानसी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने तनुजा को बुला लिया। रात ज्यादा हो चुकी थी और आप दोनों सो चुके थे, इसलिए तनुजा ने मुझे बता दिया और वो वहां से चली गई। उसकी बात सुनकर मिस्टर मुखर्जी ने कुछ नहीं कहा और दोनों अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। मिस्टर मुखर्जी अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोले, आपको क्या लगता है हमें एंगेजमेंट कब रखनी चाहिए? मिसेज मुखर्जी मुस्कुराते हुए बोली, जब आपकी मर्जी हो। और रही बात तनुजा की, तो तनुजा को तो ऋषि हमेशा से ही पसंद था, तो आपकी जब मर्जी हो आप मिस्टर मेहरा से बात कर लीजिए और एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दीजिए। मिस्टर शैलेश मुखर्जी ने हाँ में सिर हिलाया और लोग अपना अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद में मिस्टर मुखर्जी अपनी कंपनी चले गए। अवस्थी इंडस्ट्री, देवांश का बेडरूम। तनुजा की जब आंख खुली तब उसने इधर उधर देखा और जब उसे पता चला कि वो अभी देवांश के केबिन में बने बेडरूम में है, तो उसे बीती रात का सारा मंजर याद आ गया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि जब वो बेड से उठकर बैठने को हुई तब उसे अचानक अपने प्राइवेट पार्ट पर बहुत दर्द हुआ और उसकी कमर में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इसकी वजह से वो तुरंत वापस लेट गई। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने खुद की चादर को हटाकर देखा तो अभी उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखकर उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो गए। वही बेडरूम के अंदर जब किसी की आने की आवाज आने लगी तब तनुजा एक पल को डर सी गई कि कहीं कोई और ना आ जाए, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमा कर देखा तो वहां देवांश था। तनुजा देवांश को देखकर उससे अपनी नज़र भी नहीं मिला पा रही थी, इसलिए उसने तुरंत देवांश से अपनी नज़र को हटा लिया। देवांश उसके पास आते हो बोला, तुम ठीक हो ना रूम पार्टनर? तनुजा ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थी। देवांश ने उसे बैक सीट सहित अपनी गोद में उठा लिया और ये देखकर तनुजा ने अपने दोनों हाथों को देवांश के गले में लपेट दिया। देवांश तनुजा की तरफ देखकर बोला, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें पेन हो रहा है और तुमसे उठकर बैठा भी नहीं जा रहा है। पहले फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद दवा खा लेना, ओके? तनुजा ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपना चेहरा देवांश की चेस्ट पर रख दिया। बाथरूम में ले जाकर देवांश ने तनुजा को नीचे उतार दिया तो तनुजा खड़ी हो गई, लेकिन उसे पेन हो रहा था, इसलिए उसने दोनों हाथों को देवांश के कंधों पर रख लिया और ये देखकर देवांश को पता चल गया कि तनुजा के शरीर में कुछ ज्यादा ही वीकनेस है। इसलिए उसने बाथरूम का डोर लॉक किया और उसने शावर ऑन कर दिया। शावर का जब ठंडा ठंडा पानी तनुजा के ऊपर पड़ा तब तनुजा ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देवांश को देखा। देवांश ने तनुजा के शरीर से ब्लैंकेट को हटा दिया था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ज्यादा पेन हो रहा है ना? तनुजा ने हाँ में सिर हिला दिया तो देवांश उसे वही शावर में गिरते पानी के बीच किस करने लगा। वो उसे बहुत ही हल्के हल्के किस कर रहा था। शावर के गिरते ठंडे ठंडे पानी से तनुजा को अपने शरीर में बहुत ही ज्यादा आराम मिल रहा था। 15 मिनट बाद देवांश और तनुजा दोनों बाहर निकले। दोनों ने ही बाथरोब पहना हुआ था, फर्क बस इतना था तनुजा अभी भी देवांश के गोद में थी। देवांश उसे लेकर सोफे पर आ गया और उसने तनुजा को सोफे पर बिठा दिया। वो बोला, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आया, कहकर वो वहां से चेंजिंग रूम में चला गया। दरअसल देवांश काम की वजह से यही ज्यादा कर रुक जाया करता था, इसकी वजह से उसके कपड़े यहाँ हमेशा अवेलेबल रहते थे। वो कुछ देर बाद चेंज कर बाहर आ गया। तनुजा अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी, नहाने की वजह से उसके चेहरे पर एक अलग सा नूर था। देवांश अपने हाथों में तनुजा के लिए कपड़े लेकर आ चुका था। वो तनुजा को कपड़े देते हुए बोला, तुम खुद चेंज कर लोगी या फिर मैं तुम्हारी मदद करूं? तनुजा ने जब देवांश की बातें को सुना तो वो जल्दी से बोली, नहीं मैं खुद चेंज कर लूंगी, अब मैं ठीक हूँ।
देवांश तनुजा को चिढ़ाते हुए बोला, वैसे रूम पार्टनर मैंने तुम्हें पूरा का पूरा देख लिया है, मैं तो बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद तुम्हारे कपड़े चेंज कर सकता हूँ, वैसे भी अब तो तुम मेरी वाइफ हो, पूरा अधिकार है मुझे तुम पर, समझ में आया, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, पता है क्यों? क्योंकि मुझे आगे भी बहुत मौके मिलेंगे, कहकर वो अपनी एक आंख मारकर कपड़ों को वही टेबल पर रखकर बाहर जाते हुए बोला, ओके चेंज कर लो फिर मुझे बता देना। देवांश के बाहर जाते ही तनुजा ने अपने कपड़ों को चेंज कर लिया। उसने अब कुर्ती प्लाजो को पहन रखा था जो कि उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल थे और उसमें अभी उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वो हल्के हल्के ड्रेसिंग टेबल के पास गई और खुद के बालों को सही करने लगी। उसने देखा उसके हिसाब से वहाँ उसके लिए सारा सामान मौजूद था। उसने अपने बालों को सही किया और अपने लिप्स पर हल्की सी लिप बाम को लगा लिया, साथ ही साथ अपने आंखों पर काजल लगा लिया। अब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके चेहरे पर आज एक अलग से नूर था जो कि उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। वो सोफे पर आकर बैठ गई और उसने अपना फ़ोन उठाकर देवांश को मैसेज कर दिया। उसके मैसेज करते ही देवांश फिर से बेडरूम में आ गया, लेकिन अब उसके हाथ में ब्रेकफास्ट की ट्रे थी। उसने ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखा और वो तनुजा के पास बैठ गया। तनुजा ने देखा ब्रेकफास्ट हेल्दी था। देवांश तनुजा की तरफ देखकर बोला, ये सब तुम्हारे लिए। तनुजा ब्रेकफास्ट को देखकर बोली, इतना सारा मैं कैसे खा सकते हैं मुंह से, और वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इसलिए ये सारा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। देवांश तनुजा को देखकर बोलता है। तनुजा मुंह बनाते हुए बोली, मैं वीक नहीं हूँ। देवांश उसके कान में हल्के से बोला, और रियली सोचो, मैंने अभी तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही बार सेक्स किया है और तुम इतना ज़्यादा थक चुकी हो, अगर मैं हर दिन करूँगा तो तुम्हारा क्या होगा। तनुजा के गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे और वो ब्रेकफास्ट को देखकर बोली, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वही उसकी हरकत देखकर देवांश के चेहरे पर हंसी आ गई और वो भी उसके साथ ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसने कुछ दवा को तनुजा के हाथों में दिया और पानी देते हुए बोला, ये लोग इसे खा लो। तनुजा बोली, लेकिन इतनी दवा क्यों? देवांश उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और मैंने प्रोटेक्शन को यूज़ नहीं किया है, इसलिए तुम ये खाओगी तो तुम प्रेग्नेंट नहीं होंगी, और दूसरी बात, इनमें से कुछ दवा तुम्हारे पेन को कम करने के लिए है, जिसे खाने से तुम्हें पेन नहीं होगा। तनुजा ने हाँ में सिर हिला लिया और वो सारी दवा को खा लिया, क्योंकि वो समझ सकती थी अभी उसकी एज सिर्फ 18 साल की थी और इतनी जल्दी माँ तो बिल्कुल नहीं बनने वाली थी। देवांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और वापस बेड पर लेटाते हुए बोला, अब आराम कर लो, दवा खा ली है तो अब तुम्हें आराम मिलेगा। तनुजा देवांश को देखकर परेशान होकर बोली, लेकिन मुझे घर भी तो जाना है। देवांश ने पास के कवट में से एक और ब्लैंकेट को निकाला और उसे तनुजा के ऊपर डालते हुए बोला, मैंने मानसी भाभी से बोल दिया है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे घर पर तुम्हारी मॉम को कॉल कर बता दिया है कि तुम अभी उनके साथ और रुकोगी, इसलिए तुम चिंता मत करो रूम पार्टनर, और सो जाओ, ठीक है। तनुजा ने हाँ में जवाब दे दिया। वैसे भी दवा के असर की वजह से उसे नींद आने लगी थी और उसका शरीर पहले से ही वीक था, इसलिए वो कुछ देर बाद सो गई। वही देवांश ने एक नज़र उसे देखा और उसके माथे पर किस करते हुए बेडरूम से बाहर आ गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपनी और तनुजा की एक फ़ोटो को देखा। उस फोटो में तनुजा उसकी बाहों में सो रही थी। तनुजा का सिर्फ चेहरा ही दिख रहा था, वही देवांश के ऐप दिख रहे थे। ये फ़ोटो रात की थी जब तनुजा उसकी बाहों में सो गई थी, तब देवांश ने इस फ़ोटो को क्लिक किया था। देवांश ने उस फोटो को लिया और ऋषि मेहरा के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करते हुए बोला, ये देखो मेरी रूम पार्टनर मेरी बाहों में कितनी जच रही है, पर अफसोस की बात ये तुम्हारी बाहों में कभी नहीं आ पाएगी, तो सपने देखना भूल जाना मिस्टर ऋषि मेहरा। वही ऋषि ने जब उस फोटो को देखा तो उसकी आंखें गुस्से में आग उगलने लगी। उसने गुस्से में अपने फ़ोन को दीवार से दे मारा, इसलिए उसका फ़ोन टूटकर बिखर गया। वो खुद से ही बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तनुजा सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अभिमन्यु अविका को घर छोड़कर वापस अपनी कंपनी चला गया, क्योंकि उसे यहाँ के भी काम को मैनेज करना था। अविका जब घर आई तब उसे एक अलग सा सुकून महसूस हुआ। इतने दिन भले ही वो अभिमन्यु के साथ रही थी और उसे अभिमन्यु के साथ बहुत अच्छा भी लगा था। उसने इन दिनों में अभिमन्यु को बहुत अच्छे से जान लिया था और शायद अब वो अभिमन्यु को पसंद भी करने लगी थी, लेकिन जब वो घर आई तो उसे एक अलग सा सुकून मिला। अनाया ओबरॉय खुशी से अभी अविका से बातें कर रही थी और अविका भी खुश होकर अनाया और ममता ओबरॉय के साथ बातें कर रही थी। अविका को अनाया में अपनी एक फ्रेंड दिखती थी जो कि बहुत अच्छी भी थी। अनाया भले ही 18 साल की हो चुकी थी, पर उसमें अभी भी बचपना भरा हुआ था और ओबरॉय फैमिली में सबसे छोटी होने की वजह से अनाया से कोई भी कुछ नहीं कहता था, इसलिए अनाया ओबरॉय फैमिली की सबसे लाडली बेटी थी। इसी वजह से अनाया ने अभी दुनिया के बुरे लोगों को नहीं देखा था और शायद वो ओबरॉय फैमिली की वजह से कभी दुनिया के बाहरी लोगों को देख भी नहीं पाएगी, क्योंकि अनाया जहां भी जाती थी उसके साथ बॉडीगार्ड जाया करते थे। ये बात अनाया को नहीं पता थी कि उसके आसपास हमेशा से बॉडीगार्ड रहे थे, क्योंकि अभिमन्यु को अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था।
ममता ओबरॉय अभी अविका को काशी के बारे में सब कुछ बता रही थी और वही अनाया अपने साथ में अपने हाथों से क्लिक की गई वहां की वादियों को अपने कैमरे में कैद कर कर ले आई थी, जिसे वो अभी बड़े ही खुशी से अविका को फोटो दिखा रही थी और अविका बड़े ही गौर से उसको देख रही थी। दरअसल अनाया को फोटो का बहुत शौक था, इसकी वजह से उसके पास खुद का एक बहुत ही अच्छा कैमरा था जिसमें वो अच्छी चीज़ों को कैद कर लेती थी। हॉस्पिटल में जब से पीहू उठी थी, पीहू यही जिद कर रही थी कि उसे बस घर जाना है, उसे घर जाना है, उसे घर जाना है, और इसकी वजह से प्रियांशु और वैभव परेशान हो चुके थे। डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पीहू एक ही बात लगाकर बोले जा रही थी कि उसे घर जाना है। दरअसल डॉक्टर ने अभी उसे मना किया था कि वो घर नहीं जा सकती है, घर पर उसका इतना अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, अभी उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि गोली लगे हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और उसे कम से कम नहीं तो 8 दिन तक तो हॉस्पिटल में रहना ही होगा क्योंकि गोली लगने की वजह से घाव काफ़ी ज़्यादा गहरा हो गया था और काफ़ी खून भी पीहू कर लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर कोई भी रिस्क लेकर उन्हें घर नहीं भेज सकते थे। लेकिन पीहू तो एक ही बात की रात लगाकर बैठ गई थी कि उसे घर जाना है और इसकी वजह से वैभव और प्रियांशु उसे समझाते समझाते थक गए थे। एक बार फिर प्रियांशु प्यार से पीहू को समझाते हुए बोला, पीहू मान जाओ ना, इतनी देर से हम समझा रहे हैं, तुम घर नहीं जा सकती हो। पीहू जिद करते हुए बोली, नहीं भाई, मुझे बस घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे वो कुछ और कह पाती कि वैभव चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अब एक शब्द भी नहीं समझी तुम, मुझे तुम्हारा एक शब्द भी अब सुनाई नहीं देना चाहिए। ये क्या लगा रखा है कि घर जाना है, घर जाना है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है और डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज कर कर घर नहीं भेज सकते हैं, इसलिए तुम्हें 1 हफ्तों तक यही हॉस्पिटल में रहना होगा और मैं अब तुम्हारे मुँह से दोबारा ये नहीं सुनना चाहूँगा कि तुम्हें घर जाना है। समझी मेरी बात को, समझी कि नहीं? पीहू ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया, लेकिन उसकी आंखें नम हो चुकी थी क्योंकि वैभव के चिल्लाने की वजह से उसकी आवाज़ बोर्ड में गूंज रही थी। प्रियांशु कुछ कहने को हुआ तो वैभव प्रियांशु की तरफ देखकर बोला, भाई मुझे आपसे बाद में बात करनी होगी, अभी मुझे पीहू से अकेले में बात करनी है। प्रियांशु ने हाँ में सिर हिला दिया और वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वैभव पीहू के पास आने लगा। पीहू जो वैभव की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर वैभव को अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि उसने पीहू को डांटा ही क्यों था, लेकिन पीहू भी तो 1 घंटे से एक ही रट लगाए बैठी थी कि उसे घर जाना है। वैभव उसके पास बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, देखो पीहू, तुम्हारे शोल्डर पर गोली लगी है और ये कोई मामूली चोट नहीं होती है, तो तुम्हें यही हॉस्पिटल में रहना होगा और अपना इलाज अच्छे से करवाना होगा ताकि तुम अच्छे से घर जा सको। अगर तुम इस तरह से घर जाओगी तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा और अगर तुम हॉस्पिटल में नहीं रही तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? पीहू ने हाँ में सिर हिला दिया तो वैभव उसकी तरफ देखकर बोला, तुम कुछ बोल नहीं सकती हो क्या? पीहू सिर झुकाए हुए खुद से ही बोली, हद होती है, पहले खुद ही चिल्लाकर नहीं बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूं, और जब मैं कुछ नहीं बोल रही हूं तुम मुझसे बोल रहे हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। वैभव ने पीहू की बातों को सुन लिया था, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को अनसुना करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। पीहू जल्दी से अपना सिर ऊपर उठाते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, वो आपने बोला था ना कि मैं कुछ ना बोलूं, इसलिए मैं चुप थी। वैभव उसके माथे पर किस करते हुए बोला, हाँ तो अब तुम घर जाओगी क्या? उसके इस क्वेश्चन की वजह से पीहू झट से बोली, अरे नहीं नहीं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं मुझे घर नहीं जाना, घर पर तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी मैं घर पर इतने सालों से रहती आ रही हूँ, थोड़े दिन हॉस्पिटल में रह लूँगी तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी 1 ही हफ्ते की तो बात है, मैं हॉस्पिटल में रह लूँगी, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे घर नहीं जाना। उसकी बात सुनकर वैभव ने कुछ भी नहीं कहा और उसे तो अभी पीहू पर बहुत ही प्यार आ रहा था। वो पीहू को बेड पर लिटाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब आराम करो। पीहू ने हाँ में सिर हिलाया और वो बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और वो सोने की कोशिश करने लगी। वैभव उसके बालों पर हाथ फिराने लगा और इसीलिए कुछ देर बाद पीहू को नींद आ गई। उसके सो जाने के बाद वैभव बोर्ड के बाहर आ गया। प्रियांशु वैभव की तरफ देखकर बोला, तुमने पीहू को क्यों डांटा? तुम्हें पता भी है तुम्हारे डांटने की वजह से वो कितना डर गई थी। वैभव प्रियांशु की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, भाई मुझे पता है कि मैंने पीहू को डांटा है, पर जिद की वजह से वो कुछ मान नहीं रही थी और अगर मैं उसे नहीं डांटता तो वो और भी ज़्यादा जिद करती और मैं उसकी जिद की वजह से दोबारा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। आपको पता है डॉक्टर ने बोला है कि हम पीहू को घर लेकर नहीं जा सकते हैं, हमें उसे हॉस्पिटल में ही रखना होगा, तो पीहू 1 हफ्ते तक यही रुकेंगी और मेरी डांटने की वजह से वो तुरंत मान भी तो गई थी। वैभव की बात सुनकर प्रियांशु बोला, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर वो डर भी तो गई थी।
वैभव बिना किसी एक्सप्रेशन के प्रियांशु की आंखों में देखकर बोला, भाई मैं उससे प्यार करता हूं और उसकी केयर के लिए अगर मुझे उसे डांटना पड़े तो मैं उसे डांट भी सकता हूं। प्रियांशु ने उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया। वैभव प्रियांशु की तरफ देखकर बोला, भाई मुझे अभी जाना होगा, वैसे भी पिहू अभी सो चुकी है और वो कम से कम नहीं 3 घंटे के बाद ही उठेगी, तब तक मैं अपना काम करके भी वापस आ जाऊंगा। प्रियांशु ने हाँ में सिर हिलाया तो वो वहां से चला गया। वैभव के जाने के बाद प्रियांशु भी वहां से हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में चला गया। जब से पीयू यहाँ एडमिट थी तब से प्रियांशु ही उसकी केयर कर रहा था। मिस्टर और मिसेज झा बीच बीच में उसे देखने आ जाया करते थे और पूरे दिन पीहू के साथ ही रहते थे, लेकिन रात के समय प्रियांशु ही हॉस्पिटल में रुकता था और साथ में वैभव भी। अब आगे आदित्य और अनुष्का दोनों अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे, साथ ही साथ उसके पीछे 4 से 5 बॉडीगार्ड भी खड़े हुए थे। अनुष्का अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, इन लोगों को आने में इतना समय क्यों लग रहा है। आदित्य अनुष्का को देखकर बोला, मासी वो लोग कुछ देर तक आ जाएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। अनुष्का उसकी तरफ देखकर एक आईब्रो उठाकर बोली, पिछले 20 मिनट से हम यहाँ खड़े हैं और तुम थोड़ी देर की बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है कि उस सबको आ जाना चाहिए। आदित्य अपनी मासी की तरफ देखकर कुछ कहने को हुआ कि अचानक एयरपोर्ट के बाहर 5 से 6 ब्लैक कलर की कारें आकर रुकी। उन सारे कारों में से बॉडीगार्ड बाहर निकले और सारे बॉडीगार्ड के ड्रेस पर एक लोगो लगा हुआ था, ठाकुर इंडस्ट्री, जिससे ये पता चल रहा था कि ये सब ठाकुर इंडस्ट्री के बॉडीगार्ड हैं। वो सारे लोग जल्दी से अनुष्का और बाकी लोगों के पास जाकर पहुंच गए और सिर झुकाते हुए अनुष्का और आदित्य दोनों को ग्रीट करने लगे। उन सारे बॉडीगार्ड में से एक जो कि हेड लग रहा था वो जल्दी से बोला, माफ करिएगा मैडम, लेकिन जाम लग चुका था जिसकी वजह से हमें आने में थोड़ी देरी हो गई। अनुष्का उसकी बात सुनकर गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, हम 20 मिनट तक यहाँ खड़े हैं और 20 मिनट का मेरा समय बर्बाद हुआ है और इतनी देर में मैं अपना आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकती थी, तो इनकी सज़ा ये है कि तुम्हारी हाफ मंथ सैलरी काट दी जाएगी। सारे बॉडीगार्ड ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ठाकुर इंडस्ट्री की चेयरमैन बहुत ही ज़्यादा बुरी इंसान है, उसके अंदर रहम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अनुष्का और आदित्य दोनों कार में जाकर बैठ गए और सारी कारें वहां से ठाकुर विला के लिए निकल गई। अनुष्का ने दिल्ली में पहले से ही एक विला को खरीद लिया था और उस पर अपना सरनेम भी लगवा दिया था। अब वो विला ठाकुर विला के नाम से जाना जाएगा, जो कि अनुष्का ने अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा था। वो विला दिल्ली के सबसे अच्छे विला में से एक था जिसे अनुष्का ने खरीदा था। अवस्थी इंडस्ट्री में देवांश का केबिन में दोपहर के समय तनुजा की नींद खुली तो आप उसे पहले से ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, इसलिए वो आराम आराम से बाथरूम में फ्रेश होने चली गई और कुछ देर बाद वो बाहर आई। सोने की वजह से उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल हो चुकी थी। उसे खुद को ठीक किया और वो केबिन में आ गई, लेकिन केबिन में अभी देवांश मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो इधर उधर देखने लगी। वो देवांश के टेबल के पास आ गई और वहां रखे सामानों को छू छू कर देखने लगी। अचानक उसकी नज़र टेबल पर रखे देवांश के फोटो पर गई। वो फोटो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर उसमें देवांश बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। उसने उस फोटो को उठाया और वो मुस्कुराते हुए देवांश को देखने लगी। अचानक उसे पीछे से किसी ने अपनी बाहों में पकड़ लिया और ये देखकर तनुजा डर गई उसके हाथ से। जैसे ही वो फोटो छूटने को हुई कि पीछे खड़े इंसान ने उसे तुरंत पकड़ लिया और टेबल पर रखते हुए बोला, अरे ये क्या कर रही हो रूम पार्टनर। तनुजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां देवांश था। वो गहरी सांसें लेते हुए बोली, देवांश आपने तो मुझे डरा ही दिया। देवांश ने वापस तनुजा को कमर पकड़कर अपने पास खींच लिया और बोला, क्या बात है रूम पार्टनर, तुम बोलती थी ना, तो तुम ये मुझसे आज आप करके क्यों बात कर रही हो। तनुजा देवांश की तरफ देखकर बोली, हाँ क्योंकि अब आप मेरे पति हो और पति को थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना, जैसे मामा पापा से बात करती है वैसे मैं भी आपसे बात करूंगी आप कहकर। देवांश तनुजा के बालों को सही करते हुए बोला, तनुजा हम हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन उससे पहले हम एक अच्छे दोस्त थे, समझ में आया। और भले ही मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन तुम जिसमें कांस्टेबल होगी तुम उस तरह से मुझसे बात करना, और जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारा पति हूँ तो तुम मुझे आप करके बात करोगी तो रिस्पेक्ट माना जाएगा, तुम बोलोगी तब भी चलेगा, इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारा जो दिल करे तुम मुझसे वैसे ही बात करना। देवांश की बात सुनकर तनुजा ने हाँ में सिर हिला दिया तो देवांश उसे सोफे पर ले जाते हुए बोला, अच्छा चलो ठीक है, मैंने पहले ही लंच ऑर्डर कर दिया था और मैं तुम्हें ही उठाने जाने वाला था, पर तुम पहले से ही उठ चुकी हो तो लंच कर लेते हैं, लंच का टाइम हो चुका है। तनुजा हैरान होकर बोली, क्या लंच का टाइम हो गया, तो क्या मैं इतनी देर से सो रही थी। देवांश उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ रूम पार्टनर तुम इतनी देर से सो ही रही थी। देवांश के कहने के मुताबिक कुछ ही देर बाद केबिन में एक एम्प्लॉय लंच रखकर चला गया। लंच सारा तनुजा का ही पसंद का था। तनुजा लंच को देखकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, वाह मेरा फेवरेट लंच, ये सब मेरे लिए है।
उसकी बात सुनकर देवांश ने हाँ में सिर हिला दिया तो तनुजा जल्दी जल्दी से लंच करने लगी क्योंकि उसे सच में काफी तेजी से भूख लगी थी। वही देवांश उसकी स्पीड देखकर बोला, अरे अरे आराम से खाओ, गले में अटक सकता है, तुम्हारा कोई लंच छीनकर नहीं भाग जाएगा। उसके कहने से तनुजा देवांश को देखकर हल्की सी स्माइल कर कर हल्के हल्के खाने लगी और उसकी हरकतें देखकर देवांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। ठाकुर इंडस्ट्री में अनुष्का अभी वहां के एम्प्लॉय से मीटिंग कर रही थी। अचानक मीटिंग रूम का डोर खुला और आदित्य गुस्से में आग बबूला होते हुए मीटिंग रूम के अंदर आया। उसको इतने गुस्से में देखकर अनुष्का, जिसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो हल्के से चेंज हो गए, पर उसने ऐसे प्रोडक्ट किया जैसे कि आदित्य के गुस्से का कारण वो अच्छे से जानती हो। आदित्य सबकी तरफ देखकर बोला, सब मीटिंग रूम से बाहर जाओ। उसके कहने से सारे लोगों ने अनुष्का को देखा। भले ही आदित्य ठाकुर इंडस्ट्री का सीईओ था जो कि अभी बना था, लेकिन चेयरमैन तो अभी भी उनके सामने बैठी हुई थी, तो वो बिना उसकी इजाजत के कैसे कैसे बाहर जा सकते थे। अनुष्का ने उन सबको जाने का इशारा किया तो सारे लोग सिर झुकाकर वहां से चले गए। साथ ही साथ आदित्य की तरफ भी सिर झुकाते हुए वहां से जा रहे थे। अनुष्का आराम से आदित्य की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी थी कि तुमने मेरे मीटिंग रूम से बाहर आने तक का वेट नहीं किया। आदित्य गुस्से में अनुष्का से बोला, मासी आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पर क्या कहने आया हूँ। अनुष्का आदित्य की तरफ देखकर बोली, बताओ क्या सवाल है तुम्हारे, क्योंकि सारे सवालों के जवाब है मेरे पास। आदित्य वहीं रखी चेयर पर बैठे हुए बोला, मासी आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे क्या सवाल हैं और मेरे सवालों के जवाब तो आपको देने ही होंगे। अनुष्का आदित्य की तरफ देखकर रिलैक्स होते हुए बोली, बताओ क्या पूछना चाहते हो। आदित्य गुस्से में बोला, मासी आपने मेरा सरनेम क्यों हटवा दिया, वैसे भी सबको नहीं पता है कि मैं आपका भांजा हूं और आपने क्या किया, आपने मेरे सरनेम को भी हटा दिया और आदित्य ठाकुर से आदित्य चोपड़ा नाम डलवा दिया, यहाँ तक कि आपने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन हटवा दी और उन सारी इन्फॉर्मेशन में मेरा सरनेम भी हटवा दिया। आपने क्यों किया ऐसा और मुझे सब सच जानना है। आप कब से प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि ये 4-5 दिनों का काम है और ये बात मुझे अब पता चल रही है, तो मुझे बताएं आपने ऐसा क्यों किया। अनुष्का आदित्य की तरफ देखकर बोली, हम अभी अभिमन्यु ओबरॉय से बदला लेना चाहते हैं। उसने मेरी दीदी को मारा है और मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। क्योंकि तुम उसकी वाइफ को पसंद करते हो तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मैं कमजोर बनूं और अपनी दीदी के कातिल का बदला भी न ले सकूं, इसलिए मैंने तुम्हारा सरनेम हटवा दिया और आदित्य ठाकुर की जगह आदित्य चोपड़ा रख दिया। अगर अभिमन्यु तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन भी निकालेगा तो उसे तुम्हारा सरनेम चोपड़ा पता चलेगा और इससे उसे मुझ पर शक भी नहीं होगा। अगर तुम्हारे बारे में उसे थोड़ी सी भी भनक लग गई कि तुम उसकी वाइफ को पसंद करते हो और तुम संतोष ठाकुर की बेटे हो, तो वो तुम्हें मरवा सकता है, क्योंकि वो वैसे भी दीदी के बेटे को ढूंढ रहा है और उसे नहीं पता है कि तुम वही हो जैसे वो ढूंढ रहा है। इसलिए पहला कारण ये है कि मैंने तुम्हारा सरनेम इसलिए हटाया था कि अभिमन्यु तुम तक ना पहुंच पाए। दूसरा कारण ये है कि अगर वो तुम तक पहुंच भी गया तो वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तीसरा कारण ये है कि अगर तुम उसे बर्बाद नहीं कर सके तो उसे मैं बर्बाद कर दूंगी और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। अनुष्का की बात सुनकर आदित्य समझ गया कि उसकी मासी क्या प्लानिंग कर रही है और इसलिए उसने तुरंत अपने गुस्से को शांत कर लिया और अनुष्का की तरफ देखकर बोला, तो बताए अब आपको क्या करना है। अनुष्का बोली, फिलहाल तो मैंने अभी जल्दी में ही विला खरीदा है, तो मैंने इसलिए वहां पार्टी रखी है और इस पार्टी में मैं दिल्ली के सबसे अमीर और सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को इनवाइट करूंगी। तो अभिमन्यु ओबरॉय तो टॉप का बिजनेसमैन है, उसे भी इनविटेशन कार्ड जाएगा और वो विद फैमिली के साथ यहाँ आएगा। आदित्य अनुष्का की तरफ देखकर बोला, लेकिन अगर वो नहीं आया तो। उसके सवाल को सुनकर अनुष्का के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कान आ गई और वो सिर चेयर पर टिका कर बोली, वो आएगा, वो जरूर आएगा, उसे आना ही होगा, कहकर अनुष्का जोर जोर से हंसने लगे। अब आगे 17 साल की एक प्यारी सी लड़की ब्लैक एसयूवी की बैक सीट पर बैठकर चिप्स खा रही थी। उसके माथे पर चोट की वजह से पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई, पर उसके फेस को देखकर लग नहीं रहा था कि उसे अपनी चोट की कोई परवाह है। वो मस्ती से अपने स्नैक्स एंजॉय करते हुए कॉलेज से वापस आ रही थी, अपना एडमिट कार्ड लेकर। वही गाड़ी की आगे की सीट पर ड्राइवर बैठा ड्राइव कर रहा था। वो रिव्यू मिरर से मानवी को एक पल के लिए देखता है और मुस्कुराते हुए सामने कार चलाने लगता है। वो देखे भी क्यों नहीं, मानवी थी ही इतनी क्यूट, किसी का भी चेहरा उसे देखने भर से खिल उठे। तभी अचानक से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार सीधे जाकर सामने से आती हुई बाइक से टकरा जाती है। टक्कर ज्यादा तेज तो नहीं हुई थी, पर फिर भी बाइक सवार अपनी बाइक से गिर गया था और बाइक का फ्रंट पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया था। यही हाल कार का था, कार भी फ्रंट भाग डैमेज हो गया था। अचानक कार रुकने से मानवी का ध्यान अपने स्नैक्स फोन से हटता है। वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ अंकल, आपने कार क्यों रोक दी।
मानवी की बात सुनकर ड्राइवर घबराई आवाज में बोला, वो मानवी बेटा कार की टक्कर हो गई बाइक से। वो अचानक से ड्राइवर आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मानवी बिना पूरी बात सुने कार से बाहर निकल जाती है। उसने इस वक्त एक मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहन रखा था, खुले बाल जो कंधों से नीचे थे और बाबी कटिंग जिसने उसके माथे की चोट को ढक रखा था। पैरों में हाई हील्स के शूज और पीछे छोटा सा रेड का कलर का बैग लिए मानवी मंडरा कर जा पहुंची बाइक सवार के सामने और बिना उसकी बात सुने उसका हाल देखे उसे डांटना शुरू कर देती है। वो, हेलो अंधे हो क्या, दिखता नहीं रोड क्या तुम्हारे बाप की है जो इतनी तेज स्पीड से बाइक चला रहे थे कि टक्कर ही मार दी तुम्हारी वजह से। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मेरा ये क्यूट चेहरा खराब हो जाता तो फिर मेरा क्या होता, मुझसे तो कोई शादी ही नहीं करता और मेरे सारे सपने टूट जाते। तुम्हारी उस बकवास सी बाइक और बेकार सी ड्राइविंग की चक्कर में मेरा फ्यूचर खत्म हो जाता। फिर वो मुड़कर कार की तरफ देखती है जिसका फ्रंट पार्ट डैमेज हो चुका था। ये देखकर मानवी ड्रामेटिक आवाज में बोलती है, ओह नो मेरी प्यारी कार, क्या हालत हो गई इसकी, इसको कितना पेन हो रहा होगा। फिर वो वापस से बाइक सवार की तरफ देखते हुए बोली, देखो तुम्हारे अंदर जरा सा दिल नहीं है, क्या हालत कर दी बेचारी कार की, उसे कितना पेन हो रहा होगा। सोचा है तुमने यू हार्टलेस इंसान, निकालो इसकी रिपेयरिंग के पैसे जल्दी से, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है। वही सामने खड़ा 23 साल का लव अपने सामने खड़े कार्टून को देख रहा था जो नॉनस्टॉप बकवास किए जा रही थी। लव एकटक मानवी को देख रहा था, उसे देखकर लव को हंसी भी आ रही थी क्योंकि मानवी इस वक्त बहुत क्यूट और फैनी दोनों लग रही थी। स्पेशली उसकी बातें वो बहुत क्यूट लग रही थी। कुछ देर तक भी जब मानवी चुप नहीं हुई तो लव अपने फेस पर एक सीरियस और डेंजरस एक्सप्रेशन लाते हुए हेलमेट को उतार देता है। काली गहरी आंखें, माथे पर बिखरे बाल, परफेक्ट बॉडी, गोरा रंग और 6 फुट हाइट, ऊपर से काले रंग की पेंट, काले रंग के शूज और काले रंग का जैकेट, वो भी ब्लैक कलर के हेलमेट और ब्लैक रेसिंग बाइक के साथ। लव सिंह राठौर परिवार का छोटा बेटा। वो दिखने में जितना खड़ूस था उतना ही अंदर से सॉफ्ट हॉट, पर अपनी ये दूसरी साइड वो हर किसी के सामने नहीं दिखाता था। वो घुरते हुए मानवी की बाजू को पकड़ता है और एक रूड वॉइस में बोला, पहले तो अपनी ये बकबक बंद करो एंड वन मोर थिंग, ये टक्कर मैंने नहीं तुम्हारे ड्राइवर से मारी है तो अब तुम पे करोगी मेरी बाइक का डैमेज और मेरी बॉडी में जो डैमेज हुआ है। बोलते हुए लव अपना दूसरा हाथ आगे करता है जिसमें चोट लग गई थी। लव की बात को इग्नोर करते हुए मानवी मुंह फुलाते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे ड्राइवर अंकल बहुत अच्छे से कार ड्राइव करते हैं इसीलिए तुम पे करो। अच्छा ऐसी बात है। बोलते हुए लव कार के पास जाता है और कार की कीज निकाला कर उसके डैमेज बोनट पर बैठ जाता है। फिर एक डेविल स्माइल करते हुए ड्राइवर की तरफ देखता है और बोला, तो ड्राइवर महाशय आप बताने की कष्ट करेंगे टक्कर किसने मारी। अरे अंकल क्या बताएंगे, मैंने बोला ना तुमने मारी है टक्कर। मानवी बीच में ही गुस्से में बोलती है। तभी ड्राइवर धीरे से बोला, मानवी बेटा टक्कर हमारी कार से लगी है, कार का बैलेंस बिगड़ गया था। ड्राइवर की बात सुनकर मानवी रोनी सी शक्ल से ड्राइवर की तरफ देखती है और बोली, सच्ची में। तभी लव एक टीजिंग वॉइस में बोला, सच्ची में बेबी डॉल, अब चलो अपना ये ड्रामा बंद करो और जल्दी से रिपेयरिंग के पैसे निकालो। वो तो मेरे पास नहीं है, मानवी अपने खाली हाथों को आगे करते हुए बोलती है। ठीक है फिर अपनी कार को भूल जाओ, लव कार पर लेटते हुए बोलता है। वही लव की बातें सुनकर मानवी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो क्यूट सा फेस के साथ लव की रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज कार वापस कर दो, ये मेरी नहीं है दी की है और मुझे अभी घर भी जाना है, लेट हो रहा है, प्लीज वापस कर दो। अगर कार वापस चाहिए तो पैसे दो, लव एक बार फिर बिना एक्सप्रेशन के बोला। अगर कार वापस चाहिए तो पैसे दो, लव एक बार फिर बिना एक्सप्रेशन के बोला। मानवी रोनी सी सूरत बनाते हुए बोली, पर सच में मैंने बोला ना मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगी, प्लीज मेरी कार वापस कर दो, घर पर मेरी दीदी मेरा इंतजार कर रही होंगी। लव मानवी की तरफ देखकर बोला, मिस नॉनस्टॉप अभी तो आप बहुत बोल रही थी, अब क्या हुआ, बोलती बंद हो गई ना, पहले देख तो लेती थी गलती किसकी है, लेकिन नहीं तुम्हें तो अपनी बातें सुनानी है ना दूसरों को, दूसरों की सुननी ही कहाँ है तुम्हें। वैसे बॉबी डॉल कार की टक्कर से मेरी बाइक का बहुत नुकसान हुआ है तो पे तो तुम्हें जरूर करना होगा वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर मानवी लव की तरफ देखकर बोली, अच्छा ठीक है मुझे 1 मिनट दो, मुझे अपनी ड्राइवर अंकल से बात करनी है। लव ने अपने दूसरे हाथ से इशारा करते हुए कहा, जी बिल्कुल जाए। मानवी पैर पटकते हुए वहां से ड्राइवर के पास आ गई और ड्राइवर की तरफ देखकर मुंह लटकाते हुए बोली, ड्राइवर अंकल मुझे लगता है ये इंसान बहुत बुरा है, ये हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। ड्राइवर मानवी की तरफ देखकर बोला, लेकिन मानवी बेटा अब हमें करना क्या है कि हम अनाया ओबरॉय मैडम को कॉल करें, वही इनको पे कर सकती है अब तो। मानवी जल्दी से ड्राइवर को रोकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं ड्राइवर अंकल आप दीदी को कॉल मत करना वरना दीदी आपको नौकरी से निकाल देंगे क्योंकि गलती आपकी है। ड्राइवर मानवी की बात सुनकर डर गया और हाँ कर उसने अपना फ़ोन जो कि जिया को कॉल करने के लिए निकाला था वो तुरंत अपनी जेब के अंदर डाल लिया और मानवी की तरह परेशानी भरी आवाज़ में बोला, लेकिन अब हमें करना क्या है।
मानवी कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, करना क्या है ड्राइवर अंकल, अब हमें ही इस इंसान को पे करना पड़ेगा। और क्या, एक काम कीजिए, आपके पास जितनी भी सेविंग मनी है आप मुझे दे दीजिए और जो मेरे पास है वो मैं दे रही हूँ, ठीक है। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी जेब में से रुपए को निकालकर मानवी को दे दिया। मानवी ने को रुपए देखे तो वो यही कोई 2500 रुपए थे। मानवी ड्राइवर की तरफ देखकर परेशान होकर बोली, ड्राइवर अंकल ये तो बहुत कम रूप है। ड्राइवर परेशान होकर बोला, लेकिन मानवी बेटा मेरे पास इससे ज्यादा रुपए नहीं है, अगर तुम्हारे पास है तो तुम दे दो। मानवी बोली, ड्राइवर अंकल कार की टक्कर आपने मारी है और अब मुझे अपनी पॉकेट मनी देनी पड़ेगी, पर मेरे पास भी तो ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं है, मैंने तो अपनी सारी पॉकेट मनी पहले ही खत्म कर दी, लेकिन कुछ मनी अभी भी मेरे पास है। कहकर उसने अपने बैग में देखा और अपने बैग में से रुपए निकाल लिए। जब उसने टोटल अमाउंट देखा तो टोटल बैलेंस 5000 हो चुके थे। ये देखकर मानवी मुस्कुराते हुए बोली, ड्राइवर अंकल रुपए पूरे हो गए, चलो ठीक है मैं उस इंसान को देख कर आती हूँ। ड्राइवर कार के पास ही खड़ा रहा और मानवी वहां से लव के पास आने लगी। लव जो कि अभी ड्राइवर और मानवी की सारी हरकतें देख रहा था, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मानवी उसकी तरफ से आ रही है तो फिर उसके चेहरे पर वो मुस्कान चली गई और उसने फिर से अपने चेहरे को एक्सप्रेशन लेस बना लिया। मानवी पैसों को देखते हुए बोली, मेरे पैसे। वो उतरे हुए चेहरे से लव के पास आ गई और सारे रुपए को आगे करते हुए बोली, ये लो तुम्हारे रिपेयरिंग के पैसे, अब मेरी कार मुझे वापस करो। लव ने मानवी के हाथों से रुपए को लिया और जब उसने रुपए को गिना तो वो मानवी की तरफ देखकर बोला, ओ तो आपको पता भी है मेरी बाइक डैमेज के कितने रुपए हुए हैं। मानवी ने ना में सर हिला दिया और उसकी बाइक की तरफ देखकर बोली, मैंने आपको 5000 रुपए दिए तो है, अब इतने रुपए से तो आपकी बाइक की रिपेयरिंग आराम से हो सकती है, अब क्या बच्ची की जान लोगे। लव कार से नीचे उतर गया और मानवी के पास आते हुए बोला, जी नहीं मुझे तुम्हारी जान नहीं लेनी है, लेकिन मेरी बाइक डैमेज होने की 20,000 रुपये जाएंगे और ये सिर्फ 5,000 रुपये हैं, तुम्हें पता भी अभी इनमें 15,000 रुपये कम है, चलो बाकी रुपए वापस दो तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मानवी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर तेज आवाज में बोली, क्या 20,000 रुपये? अरे ये एक बाइक ही तो है जो कि थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है, कोई पूरी बाइक थोड़ी न टूट गई है जो इतने रुपए जाएंगे। अब आगे। लव ने मानवी का फोन उसके हाथों से ले लिया और ये देखकर मानवी जल्दी से लव के पास आ गई और उसके हाथ से फोन लेने लगी, लेकिन लव ने अपने फोन वाले हाथ को ऊपर उठा लिया था। वही मानवी लव के ऊपर चढ़ी जा रही थी, वो कैसे भी कर अपना फोन लेना चाहती थी। वो लव की तरफ देखकर बोली, मेरा फोन मुझे वापस दो, ये क्या हरकत है, मैंने तुम्हें रुपए भी दे दिए और ठीक है अगर तुम्हारी बाइक की 20,000 रुपये जाएंगे तो मैं बाकी पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगी, पर मेरा फोन मुझसे क्यों छीना, मेरा फोन मुझे वापस दो। लव फोन वाले हाथ को और दूर करते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हारा फोन वापस कर दूं बेबी डॉल, और फिर अगर तुम मुझे बाकी के बाद रुपए वापस करोगी तो फिर कैसे करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारा फोन लिया है ताकि मैं इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकूं और तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकूं। मानवी लव के हाथों से फोन लेने की कोशिश करते हो बोली, अरे लेकिन ऐसे कैसे, तुम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे ले सकते हो, वो भी मेरे बिना इजाजत के, मेरा फोन वापस करो। अभी मानवी ये भूल चुकी थी कि वो अभी लव के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी है और अभी लव बहुत गौर से मानवी को देख रहा था। मानवी के चेहरे पर एक भी दाग नहीं था, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी पतली सी नाक और गुलाबी होंठ जो कि उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। गौर से देखने पर लव को पता चल चुका था कि मानवी ने 1% का भी मेकअप नहीं किया है, उसके चेहरे नेचुरली खूबसूरत था, बस उसकी आंखों में काजल लगा हुआ था जो उसकी आंखों को और भी ज्यादा सुंदर और मनमोहक बना रहा था। लव ने एक हाथ से मानवी की कमर को पकड़ लिया और अपने करीब कर लिया, ये देखकर मानवी चौंक गई और वो तुरंत लव से दूर होने की कोशिश करने लगी। लव ने दूसरे हाथ को नीचे किया और मानवी के फोन को अनलॉक करने लगा, पर उसमें पासवर्ड आ रहा था। ये देखकर लव मानवी से बोला, फोन का पासवर्ड। मानवी अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, मैं नहीं बताऊंगी। लव अपनी आंखों को रोल करते हुए बोला, ओके ठीक है मत बताओ, फिर अपनी कार को भूल जाओ। मानवी जल्दी से बोली, अरे नहीं रुको मैं बताती हूँ, कहकर उसने अपने फोन का पासवर्ड बता दिया और ये देखकर लव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। लव ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर को मानवी के फोन पर सेव कर दिया और मानवी का कॉन्टैक्ट नंबर अपने फोन में ट्रांसफर कर दिया। लव मानवी की तरफ देखकर बोला, ध्यान रहे अगर तुम्हारे फोन से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट हुआ या फिर तुमने मेरे नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाला तो मैं कहीं से भी तुम्हें ढूंढ निकाल लूंगा और फिर तुमसे अपनी बाइक रिपेयरिंग के पैसे लेकर ही मानूंगा। मानवी लव की तरफ देखकर बोली, और अगर फिर भी मेरे पास पैसे नहीं हुए तो क्या करोगे। लव एक मिस्टीरियस सी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, तो मैं तुम्हें बेंच दूंगा और फिर तुमसे जो पैसे मिलेंगे मैं उससे अपनी बाइक से ठीक करवा लूंगा, सिंपल।
मानवी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करते हुए बोली, तुम कितने बदतमीज किस्म के इंसान हो, तुम मुझे ऐसे कैसे किसी को बेच सकते हो, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर ना ही डिलीट करूंगी और ना ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगी और मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगी, प्रॉमिस कहकर उसने अपने हाथ की उंगली को क्लोज कर लव की तरफ दिखा दिया। तो लव ने उसकी कमर से अपना हाथ हटा लिया और वो दूर खड़ा हो गया। मानवी जल्दी से ड्राइवर के पास जाते हुए बोली, ड्राइवर अंकल के यहाँ से जल्दी चलो वरना पता चले ये इंसान अपने बाइक रिपेयरिंग के लिए और भी ज़्यादा रुपए बढ़ा दे। कार ड्राइवर मानवी की तरफ देखकर बोला, लेकिन मानवी बेटा कार स्टार्ट नहीं हो रही है। मानवी परेशान होते हुए बोली, अरे नहीं, एक काम कीजिए, आप जल्दी से टैक्सी को रोकिए क्योंकि पहले हमें घर जाना है और रही बात कार की तो इसे मैकेनिक ठीक कर देगा। ड्राइवर को मानवी की बात ठीक लगी, इसलिए उसने वहीं पास में से एक टैक्सी को रोक लिया और वो और मानवी वहां से चले गए। वहीं उनके जाते ही लव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने फ़ोन से मानवी के नंबर को देखा और उस नंबर को बेबी डॉल नाम से सेव कर लिया। लव ने अपनी बाइक को देखा जो कि अब चलाने लायक तो नहीं बची थी क्योंकि वो आगे से देखने में बहुत बुरी लग रही थी और लव ऐसी बाइक को तो बिल्कुल नहीं चला सकता था। उसने अपने भाई के लिए कॉल किया। उसका भाई जो कि अभी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था। जब उसने अपने फ़ोन में लव का कॉल आते हुए देखा तो उसने कॉल उठाया। उसके कॉल उठाते ही लव जल्दी से बोला, हेलो बड़े भाई, आप प्लीज़ मेरे लिए कार भेज दीजिए, मैं वापस इंडियन आ गया। कुछ देर बाद मानवी की टैक्सी ओबरॉय विला आकर रुकी। मानवी जल्दी से ओबरॉय पैलेस के अंदर चली गई। बॉडीगार्ड ने भी मानवी को अंदर जाने से नहीं रोका क्योंकि सब जानते थे कि मानवी कोई मामूली लड़की नहीं है, वो ओबरॉय परिवार की छोटी बेटी है, यानी कि अभिमन्यु की चचेरी बहन।